आज देश लूट रहा है, आज एक न्यायिक प्रक्रिया के तौर पे हर एक आदमी लूट रहा है। क्या इस देश का पीएमओ प्राइम मिनिस्टर कोऑर्डिनेशन से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर मोबिलाइजेशन पे इंटरेस्ट ले रहा है? धीरे-धीरे करके स्टेप बाय स्टेप करके स्टेप बाय स्टेप करके आपने वो सारे हकों से हमसे वंचित करा दिया गया और लास्ट में आपने इतना बड़ा एक खून पीने वाला आप एक कृषि बिल भी ले आए। जब इंदिरा जी दो विपक्ष के लोगों को ही साथ में लेकर विपक्ष की सरकार बनाई, उसी की तारीख का नतीजा है कि हम आज यहाँ पर पहुंचे और ये फंडामेंटली हमने ये सिस्टम आज तैयार किया। विचारधारा की यहाँ पर लड़ाई है। आप इस देश को इस बंदरबाट की तरह ऐसे बांट नहीं सकते। नमस्कार, मैं हूं राजेश तंवर प्रजापति और आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक, जो पहुंचाता है आपके शहर की हर खबर आप तक। और आज हमारे साथ मौजूद है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नई दिल्ली जिला से उपाध्यक्ष, नवनियुक्त उपाध्यक्ष सागर श्रीवास्तव जी। आज हम उनसे बात करेंगे कि उन्हें एक तो नया पद मिला है, नया पद बोले तो नई जिम्मेवारी मिली है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस नई जिम्मेवारी के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपको एक नई जिम्मेवारी मिली है दिल्ली कांग्रेस में, नई दिल्ली जो आपको जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है, नई जिम्मेवारी मिली है, इससे पहले आप किस किस क्षेत्र में कार्यरत थे? सबसे पहले तो राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके इस मंच पे आने का आपने अवसर दिया और उस पर विचार साझा करने का एक मौका दिया। पूर्णतः अगर देखा जाए तो इसके पहले का जो मेरा कार्य डोमेन था, जो वर्क था, वो कर्नाटक प्रदेश में था और हाई कमांड ने अगर नई दिल्ली की जिम्मेदारी दी है तो उस पर खरा उतरना है। पूर्णतः पूरी कोशिश ये रहेगी कि आगामी दिनों में संगठन को मजबूत किया जाए, ग्रिड पे काम किया जाए, ब्लॉक पे काम किया जाए, धरातल पे काम किया जाए, ज़मीनी गतिविधियों से और साझा किया जाए और प्रारंभिक तौर पे पूरी कोशिश ये रहेगी कि अनुसरणों को चयन किया जाए, लोगों के साथ एक ऐसा व्यायिक प्रक्रिया बनाई जाए जिसमें लोगों के विचारों का हम आदान प्रदान कर सके और उसको सही साझे तरीके से हाई कमांड पे बता सके। जैसा हम लोग जानते हैं कि शीला जी के नेतृत्व में जब संगठन बहुत मजबूत हुआ करता था, वो संगठन आज जहाँ पर जो भी कमी रह गई है उसकी एक अच्छी फीलिंग हो जाए। और मेरे कार्यकाल में बस यही आप लोगों से गुजारिश है कि इस चीज़ को आप लोग जितनी ज़्यादा जनता तक इस गतिविधियों को पहुँचा पाएँ। आपने बात करी संगठन मजबूत करने की, आपने बात करी पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की। उस टाइम कांग्रेस 15 साल लगातार दिल्ली में शासित थी, लेकिन पिछले 2 चुनाव जब हम देखते हैं तो कांग्रेस का बिल्कुल दिल्ली से सुपड़ा साफ हो चुका है। ना तो वो सत्ता में है, ना ही विपक्ष में, एक भी सीट पे वो काबिज नहीं है। तो आपके लिए क्या चुनौती रहेगी? देखिए, दरअसल अगर हम इसको आपके प्रारंभिक सवाल को 2-3 हिस्सों में चयनित करके तोड़ दें तो सबसे पहला आपका सवाल है कि 15 साल, यस, वो योजनाबद्ध प्रणाली के तहत हम 15 साल विराजमान थे और इस दिल्ली की आवाम के लिए हमने अपने निरंतर प्रयासरीन रहे। उसके बाद का जो समय है वो मीडियाकरण का हुआ, एक लहर का हुआ। उस लहर में बहुत लोग लुटे और आज देश लूट रहा है, आज एक न्यायिक प्रक्रिया के तौर पे हर एक आदमी लूट रहा है। तो बुरा माने, लेकिन मीडिया अगर अपने करकलकों पे एक अंकुश लगाते हुए जनहित और जनमानस को संबोधित करने लगेगा और वो एक शक्ति में तब्दील हो जाएगा तो क्रांति की तरफ देश बढ़ेगा। आज की डेट में हम निरंतर किसी भी सिनेरियो में अगर हम अपने आप को कैस्केड करते हैं तो वहाँ पर परेशानी और व्याकुलता से तहत कुछ है नहीं। आज सिवाय कुछ 3-4 घृतियों के हमें मीडिया में कुछ और नहीं दिखाया जा रहा है। रही बात सुपड़ा साफ, आपने जो शब्द यूज़ किया ये बहुत, मैं देखता हूँ, एक मीडिया ट्रायल्ड शब्द है जो कि आपने इसमें अनुच्छेद किया, लेकिन इस पे भी मेरा ये कहना है कि संगठन हमारा आज भी मजबूत है, आज भी हमारी नियमित प्रक्रिया जो है वो है। और प्लस ये एक लौती ऐसी पार्टी है जिसमें आप एजुकेटर्स को देखेंगे, जिसमें आप पढ़े लिखे वर्ग को अपने विचार को साझा करते हुए देखेंगे। अंधभक्ति की सबसे यहाँ पर कोई जगह नहीं है। और फिर मैं अपने बात को सुनिश्चित तौर पे कहूँगा कि हाँ, हमने हमारी कई कमियाँ रही हैं, लेकिन हमारी कमियों पे हम मीडिया के सामने ये साझा कर पा रहे हैं। हम अपने लीडर्स को जहाँ पर वहाँ पर मेरिट और पॉजिटिव की बात होती है वो उनसे हम चुनौतीपूर्ण वाद विवाद कर पाते हैं। यही एक डेमोक्रेसी की प्रक्रिया है। हमारे 15 साल के रिजीम में या यूपीए के 10 साल के रिजीम में हम किसी भी प्रक्रिया में अपने प्रधानमंत्री को वहाँ पर टोकते थे, हम अपने मंत्री को टोकते थे,
ये टोकने की प्रक्रिया अब खत्म होती जा रही है और इस बदले हुए भारत का बदलाव हो रहा है। और उस बदलाव में इसकी पुनर्भूत रचना, जो इसकी शिलारीच रचना थी, जो उसका फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल रचना थी, वो कहीं विलुप्त हो गया है। आपने बात करी जिस तरीके से, मैंने जो शब्द यूज़ करा सुबड़ा साहब का, 2013 तक, 2013 से पहले कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में थी, बात करें केंद्र की या बात करें दिल्ली की। लेकिन 2013 में एक नई पार्टी ने जन्म लिया, जो कि बताते हैं कि ये कांग्रेस की देन थी, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जब आई तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बिखरती नजर आई। कांग्रेस के जितने वोटर थे वो सारे के सारे आम आदमी पार्टी में चले गए। तो इससे आपको क्या लगता है कि इससे किस तरीके का नुकसान हुआ कांग्रेस पार्टी के लिए? और बात करें हम नेता की, तो नेता हो चाहे वो कार्यकर्ता हो, वो भी कहीं ना कहीं बिखरते हुए नजर आए। राजेश जी, बहुत मतलब आपके सवाल को फिर अगेन मैं बड़ा उस पर, एक जो मेरी प्रतिक्रिया रहेगी वो मतलब शब्दों के बयां रहेगी। शब्दों के बयां इन द सेंस कि आपने सबसे पहले जो शब्द का इस्तेमाल किया, अगेन जो सुपड़ा साहब शब्द है, और उसके बाद आपने ये इस्तेमाल किया कि जो 15 साल हम मौजूद थे, हाल फिलहाल में जो हम 15 साल हमने बहुत अच्छे से कारगर किया था। अब राजेश जी, इसको इस तरीके से आप देख पाएंगे कि दिल्ली की राजनीति देश की राजनीति से बहुत भारी तौर पे मेल खाती है, और उस राजनीति के काउंटर डिफिसिट में एक पार्टी, वो कहते हैं ना कि प्रदेश में जाने का रास्ता तो दिल्ली से ही जाता है। नहीं, तो कहावत ऐसी भी है कि यूपी जब तक कोई नहीं जीतेगा तब तक कि फिर वो देश पे शासन नहीं कर पाता है। लेकिन फिर भी 27 साल मेरी उम्र है, और जहाँ तक मैं देख पाता हूँ कि, और आप तो खैर मीडिया मतलब मीडिया से एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं, आप इतिहास के पन्नों को टटोलेंगे तो कांग्रेस का बहुत बड़ा जिक्र है आम आदमी पार्टी के एक विकसित भूभाग में। क्या हुआ था शीला जी के बेटे के साथ, क्या था कि उन्होंने राजनीतिक प्रक्रिया को सीखा, समझा, सारी चीज़ों को गौर किया, और आम आदमी पार्टी जो चीज़ें लेकर आई, एक वही वाली बात है ना कि हम कवर को चेंज कर देंगे और उसके बाद फंडामेंटली वो सारी चीज़ें रहेंगे, उसी चीज़ों को लेकर उसने अपनी राजनीति की गणना शुरू करी। और जैसा कि मैंने कहा कि पॉलिटिकल डाइवर्सिटी होना बहुत मस्ट है, और हम आम आदमी पार्टी को भी एक तरीके से इस देश की सुशोभित गणरचना, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशनल, इस देश का प्रेलेम्बल का एक बहुत अच्छा एक लेयर देखते हैं, जिसमें वो विपक्ष बनने की कोशिश कर रहा है। और हमारी भूतल लड़ाई यही है कि इस देश में पहले विपक्ष रहे, और सवाल इस बात का है कि मुंह में माइक उनसे लिया जाए जो सत्ता पक्ष में है। अब आ जाते हैं आम आदमी की संरचना के बारे में। विपक्ष की आपने बात करी, लेकिन विपक्ष कैसे होगा जब एक भी सीट अगर किसी पार्टी की नहीं आती है, तो वो विपक्ष में कैसे रह सकता है? अब बात करें हम दिल्ली की, जो दिल्ली के अंदर 2020 में जो अभी हाल में ही चुनाव संपन्न हुए हैं, उसके अंदर मात्र 8-7 सीटें आई थी बीजेपी की, और कांग्रेस की तो एक भी नहीं आई थी। आम आदमी पार्टी की 62 सीटें आई थी। तो आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, तो जब चुनाव ही नहीं जीता जाएगा तो विपक्ष में कैसे बैठा जाएगा? देखिए राजेश जी, अगर विपक्ष की हम इसको इस तरीके से देखें कि अगर विपक्ष की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें ये भी देखें कि पोलराइजेशन की राजनीति का मापदंड क्या है। आज हम पोलराइजेशन की पोलराइजेशन को इस तरीके से हम एड्रेस कर रहे हैं जिसमें कोई भी एक रूल बुक नहीं है। हम इसी दिल्ली शहर में दंगे हो जाते हैं, और इसी जगह पर ऐसे ऐसे कन्विक्शन हो जाते हैं जिसका हम वो नहीं है। आज जेएनयू की हम बात कर लें, और जगह जगह की बात कर लें, और हम आज लोकल मेन स्ट्रीम मीडिया में प्रारंभिक 4-5 चैनलों में अगर आप देखेंगे तो किस तरीके की बात हो रही है, कहीं भी लोकल एड्रेस को एड्रेस नहीं किया गया है। अगर हम इस बिल की बात कर लें, जो ये एग्रीकल्चर बिल हो गया, या अगर हम लोकली भी अगर हम डाइवर्सिफाई करके अगर चयनित कर लें अगर अपने लोकल मुद्दों को, तो उसमें कहीं भी कोई भी प्रारंभिक जिक्र नहीं है। यही पोलराइजेशन का है। आप, मैं, हमारे बच्चे, या एक घर से एक घर बना, 4 घर से मोहल्ला बना, 10 घर से एक छोटा सा बड़ा मोहल्ला बना, 50 घर हो गए तो जिला बन गया, डिस्ट्रिक्ट बन गया, फिर प्रदेश बन गया। इसी बहुत बड़े घरंदों से एक देश बनता है। अब उस घर में जो एकमात्र मेन स्ट्रीम जो नॉलेज बैरियर को तोड़कर जो आपके पास पहुंचता था वो मीडिया था, वो आज बिक गया। आज हमारे काम प्रतिष्ठित तौर पे नहीं आ रहे हैं। आज हमने जो लॉकडाउन में जो कार्य किया, नोटबंदी में जो कार्य किया, या एग्जैक्टली जीएसटी क्या था या बिल क्या था एग्जैक्टली, ये सारे कार्यों के बारे में वो सूचित
मेरे को तो ये भी डाउट है कि क्या आज का ये जो इंटरव्यू है ये जनता जनार्दन तक पहुंचेगा। आप सर हम तो हमारी तो पूरी कोशिश होती है कि जो भी हम कार्य करते हैं उसे जनता तक सर पहुंचाए, क्योंकि दिल्ली दस्तक जनता की ही आवाज़ है और दिल्ली दस्तक जनता के लिए ही बना है। मैं और चैनलों की बात नहीं करूंगा, मैं और मीडिया की बात नहीं करूंगा कि वो क्या दिखाते हैं क्या नहीं दिखाते, लेकिन आप सारा का सारा दोष मीडिया पे लगा रहे हैं कि किस तरीके से मीडिया एक तरीके से अपनी जो सरकार के हित में जो न्यूज़ दिखाता है, खबर दिखाता है, आप सारा का सारा दोष मीडिया पे लगा रहे हैं। मैं तो बस यही बात कहूँ कि मास कॉम करने, मतलब बहुत सारे हमारे भाई होते हैं वो मास कॉम करते हैं और वो अपने घर में लड़ाई झगड़ा करके करते हैं। हमारे इंडियन कल्चर में डॉक्टर इंजीनियर के बाद, लॉयर के बाद बहुत ज़्यादा, तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि वो जो एक क्रांति थी जो घर से उठाई की थी, हमको कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, उसको हमारे मास कॉम के भाई, हमारे मीडिया प्रभारियों और हमारे सारे कर्मचारी भाई उसको याद रखें। और रही बात, आप इस चीज़, मेरा बड़ा एक मासूम सवाल, जब फेसबुक का डिसलाइक बटन या यूट्यूब का डिसलाइक बटन ख़राब हो सकता है, जब वो ऐसी प्रक्रिया कर दी जाती है कि मेन नहीं, स्ट्रीम आपने यूट्यूब की बात करी तो मोदी जी की जो एक वीडियो पे, जो मन की बात वीडियो पे कई मिलियन जो डिसलाइक बटन दबे, कहीं उसकी बात तो? यस, मैं उसी की बात कर रहा था। और जिसको आपने मतलब आप खराब, मतलब वो बटन खराब हो गया। मैं अब ये देखिए, ये हम लोग एक हाथ से उसमें चले गए, लेकिन एक सोचने वाली बात है कि हम लोग आज तक क्या बोलते थे, अनपैरेलल्ड है ये मीडिया, बिकाऊ है, लेकिन सोशल मीडिया सही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या फेसबुक इंडिया या ट्विटर इंडिया अपने हेडक्वार्टर्स में ये ब्यौरा कर तौर पे जवाबदेही देगा कि ये कैसे हो गया, किस तरीके से हो गया। और क्या इस देश का पीएमओ प्राइम मिनिस्टर कोऑर्डिनेशन से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर मोबिलाइजेशन पे इंटरेस्ट ले रहा है? प्राइम मिनिस्टर को आज का डेट का पीएमओ तो बीजेपी के हेडक्वार्टर पे बना देना चाहिए इस तरीके से। आप बीजेपी की कास्केड लेयरिंग कर रहे हैं। देखिए, सवाल इस बात का है कि 2014 में, और मैं खुले शब्दों में कहूँगा कि 2014 में हर एक युवा, 99% युवाओं को ये लगा था कि देश में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। लेकिन हम तय करें आज हम क्या हैं। और जो हम आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सीपीआई और ये तमाम सारी लोगों की हम लोग बात करते हैं, सवाल, हमारे सारे सवाल सीधे सीधे तौर पे बीजेपी से होने चाहिए। और वो क्या है कि आप एक चीज़ बता दीजिए, सिर्फ एक चीज़ जो लोकल सिनेरियो में बेनिफिशियरी रहा हो एक लोकल सिटीज़न के लिए। पढ़ाई की हम बात करें, कृषि की हम बात करें, हाउसिंग बोर्ड्स की हम बात करें, किसी भी नेटवर्क कास्केडिंग की बात करें। आज की डेट में जो हमारे लोकल, जो हमारे पीएसयूज़ होते थे, जो हमारे क्राउन ज्वेम्स कहे जाते थे, जो हमारे ताज कहे जाते थे, जो लोकल इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा इंजेक्टोरियल रखते थे, वो आज की डेट में शून्य वो हो गए। बड़े बड़े बैंड्स, एमटीएनएल हो गया, बहुत बड़े बड़े, आप किसका मैं एग्जांपल लूँ, आज ये भी बात हो रही है कि रेलवे और एयर इंडिया की भी बात हो रही है। कुल मिला जुला कर बस इतना है कि आप कथनी और करनी में फ़र्क अब दिखने लगा है। और हमारे लीडर्स भी, मैंने ऐसा नहीं कहा, आज हम यहाँ पर इस स्थिति पर पहुँचे हैं, वो इसीलिए पहुँचे हैं कि वो तारीख में जब इंदिरा जी दो विपक्ष के लोगों को ही साथ में लेकर विपक्ष की सरकार बनाई, उसी की तारीख का नतीजा है कि हम आज यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये फंडामेंटली हमने ये सिस्टम आज तैयार किया, वरना इनका बस चलता तो 70 साल में क्या कोई विपक्ष की बात भी होती है। इनके लिए भारत माता की जय का नारा सिर्फ इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है। और मैं आपके माध्यम से, आप इस क्षेत्र के बड़े प्रमुख पत्रकारों में से हैं, कि आपके माध्यम से मैं उन सारे लोगों को एक दावेदारी, एक चैलेंज प्रस्तुत करना चाहूँगा कि अपने मसाइलों को अगर डिबेट के फॉर्मुलेशन में आकर वो तय करना चाहते हैं तो मैं उनके लिए दो दो हाथ करने को तैयार हूँ। विचारधारा की यहाँ पर लड़ाई है। आप इस देश को इस बंदर बाट की तरह ऐसे बांट नहीं सकते। ये देश, आज आप हकीकत देखिए, वकीलों ने ये आज़ादी हमें दिलाई है। आप महात्मा गांधी और नेहरू और ये सब वर्ड आपके लिए आज की डेट में आपको इससे इचिंग हो रही है। और यहाँ पर बड़ा, आपको मैं देखकर आपको भी लग रहा है कि आप भी बहुत सीरियस हो गए हैं मेरे को देखकर, लेकिन मेरा बस एक छोटा सा मासूम सवाल कि यहाँ पर हम सबको अपने घर के मसाइलों से तय करना है। ये आज की डेट में वो कांग्रेस का यूपीए 2 का नहीं था कि जहाँ पर हम अगस्ता और तमाम सारी चीज़ों की बात करते थे। यहाँ पर तो बात आज हमारे पेट में आ गई है, बात तो अब हमारे मुंह में आ गई है। धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप करके, स्टेप बाय स्टेप करके आपने वो सारे हकों से हमसे वंचित करा दिया गया। और लास्ट में आपने इतना बड़ा एक खून पीने वाला आप एक कृषि बिल भी ले आए। अब आपसे मैं पूछता हूँ, मैं 27 साल में यहाँ इस पद पे चयनित होता हूँ,
अगर आज मेरी जगह आपको जय शाह का कॉल आएगा तो आप कहाँ पे जाएंगे? मैं आपसे सवाल करता हूँ। आज अगर आपको मेरे जगह पे और जय शाह में अगर आपको किसी का इंटरव्यू लेना है तो यही सवाल है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसमें आप विरोध जताकर अपनी बातों को रख सकते थे और 90% मसाइलों में आप उनके साथ अनुच्छेद करके अमेंडमेंट करके आप अपनी बात को पारित भी करा सकते थे। आपने थे लगाया है यानी पास्ट, कांग्रेस थी या है, मुझे ये स्पष्ट कीजिए। कांग्रेस थी, है और रहेगी। कांग्रेस इन फिज़ाओं में है साहब, और ये फिज़ाओं के साथ आप इस बदलते हुए भारत का चेहरा आने वाले वर्षों में देखेंगे। और आप तो मेरे से भी उम्र दराज हैं मेरे से, ये पहली बार हम नहीं फेस कर रहे हैं। और ये फेस करने से साहब मेरे से ज़्यादा आपको खुशी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम सत्ता से विपक्ष में जाते हैं इसका मतलब हमारे देश में आवाज़ें ज़िंदा हैं, डेमोक्रेसी ज़िंदा है। मैं यूपीए 2 में एक छात्र था और मैं मनमोहन सिंह जी की खिंचाई कर सकता था, ये हक था, उसमें डर नहीं था। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप इसी वक्त अपने माइक को लेकर क्या अपने प्रधानमंत्री की खिंचाई कर सकते हैं किसी भी एक मसाइल पे? यही हक की मैं बात कर रहा हूँ। जब ये हक हमें मिल जाएगा तो जो रचना थी इस देश की फंडामेंटली वो हमें मिल जाएगा। और इसी पूरी विचारधारा पे मेरी पूरी कोशिश है कि लोग आए। कांग्रेस समझदारों की पार्टी है और मैं उन सारे लोगों को, इट इज़ सबसेट, उन सारे भाइयों को मैं बोलता हूँ जो बीजेपी के आज अनुयायी हैं या बीजेपी के साथ हैं कि दोबारा टटोलिए। क्या बाद में चलकर आपके लिए भी जगह है? शुरुआत हुई है बस मुसलमानों से, उसके बाद फिर किसका नंबर है? धीरे धीरे करके ये कुछ प्रांतों की राजनीति करता है जिसमें द्रविड़ियों के लिए नहीं जगह है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं जगह है। मुसलमानों को तो ये सामने से बोल देते हैं। और मैं फिर पूछता हूँ, दलितों के लिए क्या जगह है? दोबारा ये यहाँ पर एक स्टेट्समैनशिप एक वर्ड नहीं है, एक विचारधारा है कि आप दफ्तर से आने के बाद जब आप आराम से अपनी बीवी से चाय मांगे और उसके बाद क्या आपके मन में चल रहा है, क्या आप आने वाले कल के लिए कारगर रूप से तैयार हैं? बाकी सर आपसे और साझा करने का मौका मिलेगा मेरे को हाल फिलहाल में। नहीं, अभी 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 बात अभी बाकी है। आपने बात करी, आपने बीजेपी सरकार को जमकर घेरा, जमकर उनकी बुराई निकाली। आप एक युवा हैं। हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से कोरोना महामारी ने दस्तक दी और उससे पहले से भी छात्र और युवा बेरोजगारी इसके कारण, क्योंकि रोजगार बहुत कम है और बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है कि आम युवक अब चोरी करने, डकैती डालने पे मजबूर हो गया है। तो इसका कारण आप क्या समझते हैं कि जनसंख्या है या फिर बीजेपी है? वो एक कहावत है कि बिल्ली को कभी आपने बड़े नज़दीकी से उसका परीक्षण किया है तो बिल्ली कभी भी पहले हमला नहीं करती है। वो पहले हर वो तरीका अपनाएगी जिसमें वो बच के निकल सकती है। युवा भी चाहे कोई भी हो, जोश से लबालब भरा रहता है। उसको भी अपनी नाम पहचान बनानी होती है, उसको भी एक अपने आप को एक साबित करने की होती है, क्योंकि सबसे पहला प्रारंभिक जो उसका चुनौती होते हैं वो उसके रिश्तेदार होते हैं, उसके छात्र जीवन में उसके निजी होते हैं, उसके माँ बाप होते हैं। ये जो आपने चोरी और इन तमाम सारी चीज़ों का जिक्र किया, उसको मैं भी पब्लिक पोडियम पर एड्रेस करता हूँ कि यस, जब बात पेट पर आती है, क्योंकि आपने वो वर्जन ला दिया। हम कहाँ तरीके से बढ़ रहे हैं? कोरोना का एग्जाम्पल ले लें, एसएससी के एग्ज़ाम ना होने के एग्जाम्पल ले लें, उसके बाद यहाँ पे पीएचडी लोग वाले स्टेक होल्डर्स का मतलब किसी भी तौर पे छात्र को हम अगर जोड़ लें तो हम एक पब्लिक कू की तरफ बढ़ रहे हैं। ये प्रारंभिक तौर पे ये मन को व्याकुल करने वाली स्थिति पैदा हो रही है। और जिस देश में युवाओं के साथ इस तरीके की प्रक्रिया हुई है, वो देश 10-10, 5-5 साल पीछे चले गए हैं। आज का युवा बहुत बुरी तरीके से परेशान है, और जो अभी भी इनके डमरू और नगाड़ों के शोर में है, उसका जिस दिन टीवी 2-4 दिन के लिए बंद हो गया और मेरे जैसे किसी शख्स से पाला पड़ गया आमने सामने, तो सर वो होता है ना, प्याज को लेयर बाय लेयर निकाल रहे हैं और कह रहे हैं प्याज कहाँ है, प्याज के वही प्याज है सब। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको बताऊं, और आसपास हैं। ये डर का व्यापम जो ये घोटाला है, ये अगर ख़त्म हो जाए तो ये सुनिश्चित करें। ये मीडिया ट्रायल्स कर दे रहे हो और आप मीडिया प्रणाली में हैं। क्या हो रहा है बॉम्बे में? क्या एक चीफ मिनिस्टर को इस तरीके से एड्रेस किया जाना चाहिए?
और जो भी हो रहा है, किसकी गलती, क्या गलती, चीफ मिनिस्टर भी गलत, वो अभिनेत्री भी गलत, लेकिन क्या हमारे शुरुआत के 10 मसाइलों में, 10 चुनौतियों में देश के, क्या वो कहीं 1000 में भी आता है वो घटना? हम किधर बढ़ रहे हैं, हम तय करें। क्यों इनके किसी मंत्री के बारे में हमें पहले से नहीं पता चलता है? हमारे मंत्री तो जो दल में हैं, जो विपक्ष में हैं, जो अभी निकाले गए हैं, जो आए हैं, सबके बारे में सबको पता है। इनके मंत्री कहाँ से पैदा हो जाते हैं? तो मैं एक बड़ी लाइन बोलूँगा जिसमें शायद मेरे को फटकार भी झेलना पड़े अपने हाईकमान का, कि बीजेपी इज़ बैडली आर्किटेक्टेड, बट आई डोंट थिंक इट इज़ अ बैड पार्टी। द कॉम्बिनेशन ऑफ आरएसएस एंड बीजेपी इज़ अ बैड। और मेरी पता नहीं, मेरे को हाईकमांड ने इस चुनौतीपूर्ण अटायर पे दिया है, स्टैंड ऑफ पे दिया है, लेकिन हाँ, मेरी लड़ाई इस आरएसएस से है, क्योंकि ये आपको उन ग्रंथियों में लेकर जाती है, उन नैरो स्केप्स में लेकर जाती है। हाँ, आप प्रत्युत्तर में ये ज़रूर मेरे से पूछ सकते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट और तमाम सारी चीज़ों में बहुत, बिल्कुल मैं मानता हूँ। आज भी अगर कोई भी ऐसी चीज़ें हो जाए तो कंधे से कंधा मिला के, लेकिन उस कंधे से कंधे में सबका कंधा शामिल होना चाहिए। और रोमन की कहावत है कि रोम वाज नेवर बिल्ड बाय डे, वो प्रोटेक्ट योर राइट, योर लेफ्ट विल प्रोटेक्ट यू, एंड दैट्स व्हाई यू विल बी प्रोटेक्टेड। आप कंधे से कंधा मिलाने की आपने बात करी। एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं श्रीवास्तव जी, कंधे से कंधा मिलाने की आपने बात करी है, लेकिन जो 2019 का जो चुनाव गया है उससे पहले सारी पार्टी एकजुट हो गई थी बीजेपी के खिलाफ। उन्होंने महागठबंधन बना दिया था, चाहे उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, चाहे वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री साहिबा हो ममता बनर्जी, उन सब ने मिलकर एक महागठबंधन बनाया। उसके बावजूद भी करारी हाल से निपटे। आपके पड़ोस में, आपके अड़ोसी पड़ोसी में बहुत मसाले होते होंगे, लेकिन जब भी चोर घुसता होगा तो सारे लोग लाठी लेके घुसते भगाते होंगे। कुछ यही है। इसमें मैं और अच्छे शब्दावली का इसमें प्रयोग नहीं कर सकता। देश चलाने के लिए नीतियाँ आनी चाहिए आपको। देश चलाने के लिए आपका पढ़ाई का बैकग्राउंड होना चाहिए। इनकी डिग्री पे सवाल अभी मैं उठा दूं। मैं 27 साल के उम्र में, वो तो बहुत सालों से उठती आ रही है, बहुत सालों से उठती आ रही है, ये पुराने मामले हो हाँ, गए डिग्री और ये जो एजुकेशन। नहीं नहीं, मैं इसी पे आपके आ जाता हूं कि जो कंधे से कंधा, बिल्कुल कंधा मिलाएंगे, बिल्कुल कंधा मिलाएंगे और मिलाते रहेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमारे अपने और हम सब पार्टियां एक देश को एक अलग नजरिए से देखते हैं, और उस नजरिए में देश की बढ़ोतरी है। लेकिन सबसे पहले हम उसको मिलकर हटाएंगे जिसके नजरिए में नापाकियत होगी, जिसके नजरिए में एक ऐसा घिनौनी सच्चाई होगी जो एक झूठ पे स्थित हो। ये सच जानना ही नहीं चाहते। ये कुछ ऐसा है, और मैंने इनको बहुत करीब से जाना है, ये कुछ ऐसा है कि ये खुद उस झूठ को जीते हैं। आने वाले समय में भी अलायंस अपने आप में एक कारगर रहेगा। और भूलना नहीं चाहिए कि इट वाज नेवर कांग्रेस एंड वन एंड कांग्रेस टू, इट वाज यूपीए वन एंड यूपीए टू। हमारी नीति है जिसमें हम सब के लिए जगह है। उसमें एक दलित के लिए भी जगह है, एक मुसलमान के लिए भी जगह है, एक ईसाई के लिए भी जगह है। आप हमारी लीडरशिप उठा के देख सकते हैं। ऑस्कर फर्नांडिस जैसे बड़े बड़े प्रचंड लीडर हमारे पास हैं, जो कि हिंदू नहीं है और ना वो उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं। हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन का कोई है क्या? ये कश्मीर में कोई इनका ऐसा लीडर है गुलाम नबी आज़ाद जैसा? या केरला को क्या ये वो मंच दिया जिसने, केरला ने इतना कोरोना से इतनी हाई एंड फाइट करी, वर्ल्ड में केरला का नाम हुआ? क्या केरला के जब इधर डब्ल्यूएचओ में हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की बात आई, कौन यहाँ का हेल्थ मिनिस्टर चला गया? सही पैमाने में डिजर्विंग को मिलना था, और वो कौन था? केरला का आदमी था। तो इनके पास कौन सा भारत है? अरे यूपी वाला भारत है, एमपी वाला भारत है, राजस्थान वाला भारत है, कुछ 4-5 हिंदी भाषी बेल्ट, उसकी कल्पना। और बात करते हैं अखंड भारत की, पहले जो भारत है उस पे तो आप कम से कम अपनी नीतियों के तहत आप उस पे लोगों के साथ दिल से दिल तो जुड़ लीजिए। आप कोई भी कानून ला देंगे। अगर आपका मकसद है जमीन लेना, तो आप बहुत तरीके अपना रहे हैं और अपनाइए। लेकिन अगर आपका मकसद ये भी है कि उस ज़मीन के बाशिंदों को भी आपको अपना बनाना है, तो आपको अपनी नीतियों में फ़र्क लाना पड़ेगा। पॉलिसी मेकिंग इज़ द आर्टिकुलेटेड डिमांड ऑफ द स्टेट्समैन। एक ये जो बॉलीवुड के डमरू नगारे के बीच में जो हम एक नेता को देखते हैं ना कि अरे यार एजुकेटेड है, 7 फुट आदमी है, स्कॉर्पियो से इधर उधर चल रहा है, और सो एंड सो, एक क्रिमिनल बैकग्राउंड का नहीं। आज भी कांग्रेस में अगर आप देखेंगे तो जो हाई एंड, अगर आप पॉलिटिशियंस की बात करें, जो ट्रू स्टेट्समैन की बात करें, दे आर फंडामेंटली वेरी साउंड विद द, क्या
मैं एक छोटी सी बात है, क्या थरूर साहब के साथ ये मंच साझा कर सकते हैं? क्या दिग्विजय सिंह के साथ ये मंच साझा कर सकते हैं? और अगर कुछ आज की डेट में कुछ छोटी मोटी दीवारों से मेरे को आवाज़ें आती हैं कि कौन है लीडर, कौन है लीडर। अरे हमारा CWC है लीडर, और हमने लीडर कब तय कर दिया था। और फिर कुछ खुशफुसाहट आती थी, क्यों गांधी, क्यों गांधी। आखिरी प्रधानमंत्री कौन? वंशवाद की तो बातें चल रही हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। ये कांग्रेस पार्टी से भी आवाज उठती आई है। ये कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडर हैं, कुछ नेता हैं, ये भी आवाज उठता है कि वंशवाद कांग्रेस में खत्म होना चाहिए, नहीं तो जिस तरीके से कांग्रेस का हाल अब नजर आ रहा है वो भी खत्म होने के आसार हैं। अब राजेश सर देखिए, मन जो है ना वो बड़ा नालायक है। अभी आपको आपका नहीं, आप देखिए, आप उपाध्यक्ष, आपको नई नई जिम्मेवारी मिली है। मैं आपसे एक तीखा सवाल पूछूंगा, क्या वंशवाद खत्म होना चाहिए कांग्रेस के अंदर? सवाल इस बात का है कि पहले हम इस चीज़ का जवाब दें कि जो आखिरी गांधी था, जो प्रधानमंत्री, वो कौन था? राजीव जी था, राजीव जी थे, मिट्टी नसीब नहीं हुई। उसके बाद का कौन गांधी था? इंदिरा जी था। क्या हुआ उनके साथ? अरे ये जो जमीन है उसमें उनका खून है, नंबर एक। और जिन गांधियों की हम बात कर रहे हैं उन्होंने खून दिया है, हम ये कैसे भूल जाते। और जिसकी बात कर रहे हैं हम, ये जो लागू ये अपने ऊपर करें, वो चाय वाले थे या नहीं थे, ये बहुत बड़ा शंका का विषय है। लेकिन मैं कहता हूं कि एक बच्चे के सामने उसकी दादी की हत्या कर दी गई और उसके बाप की हत्या कर दी। ये चीज आप अपने ऊपर भी लागू करिए और मैं अपने ऊपर भी लागू दे। मन झंझोरने वाला वो है, लेकिन उस बच्चे ने कभी उसका मीडिया ट्रायल नहीं बनाया और बाद में चलकर एक सुशोभित एक इंसान बना। और आज की डेट में मैं उसको अपना लीडर एड्रेस करता हूं किसी भी मंच पे और किसी के भी सामने। He is again, and we are in a good quantity। और इसमें हमें ये ना दिखाया जाए आप हमारे पे मीडिया वो जो जूम इन जूम आउट नहीं कर रहे हैं, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तादाद हमारी इतनी है, दिल्ली की बातों से हम नेशनल इश्यूज़ को एड्रेस करने लगे। लेकिन नेशनल इश्यूज़ पे भी मैं बोलूँगा, मेरे जितने भी लोग सुन रहे हैं, कि जिस जिस राज्य की जिम्मेदारी दी जाएगी उसको रीढ़ की हड्डी का जोर लगाकर पूरी कोशिश के साथ उसको निभाया जाएगा, उसका संचालन किया जाएगा। अब आ जाते हैं जो आपका तीखा सवाल, जो पूरा आपका तीखा सवाल कि वंशवाद या जिसको आप हम लोग नेपोटिज्म कह लें, इसकी कोई जगह कांग्रेस में नहीं है। और जिनको लगता है, और या जो मन, जिनके मन को जो अपने मन के लेयर वाइज उन्होंने ग्रंथियाँ पान ली है, उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर किसी को लगता है आपके नॉलेज में, तो सर आप मेरे को डिबेट में कभी भी आमंत्रित कर सकते हैं। लेकिन ये आज का फैक्ट है जो बोला जा रहा है। मेरे पहले पुराने 2 फैक्ट हैं कि पुराने 2 गांधियों के साथ क्या हुआ। ठीक है सर, हम आपसे बिल्कुल जब भी मौका मिलेगा हम आपको डिबेट के लिए बुलाएंगे। ये तो हुई बहुत सारी राजनीतिक बातें, बहुत राजनीतिक पे चर्चा हुई है, लेकिन जो अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे कि आपको एक नई जिम्मेवारी मिली है नई दिल्ली जिला से, तो आपका एजेंडा क्या रहेगा? जिस तरीके से नई दिल्ली के अंदर हम बात करें आर के पुरम की ही, आर के पुरम विधानसभा एक नई दिल्ली क्षेत्र के अंदर, एक जिला के अंदर एक क्षेत्र आता है, उसके अंदर भी कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं टूटती नजर आ रही है। तो आपका मुख्य एजेंडा क्या रहेगा इसको लेकर? देखिए वो फिर सवाल तो आप पूछ लेते हैं, लेकिन ज़रूर 1-2 शब्दों का ऐसा प्रयोग कर देते हैं जो मेरे को सबसे पहले वो इनकाउंटर, वो जो टूटना शब्द यूज़ किया। देखिए अगेन, टूट नहीं रही है, कहीं से टूट नहीं रही है। और जब तक मैं अपने कार्यभार में हूँ, टूटने तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये 27 साल की उम्र में मैं आपको एकदम दावेदारी के साथ कह सकता हूँ। रही बात, हम ग्रिड पे काम करने जा रहे हैं। हम तब भी थे जब ये देश बना, इसका संचालन हुआ, और हम ग्रिड पे काम करने जा रहे हैं। अब ग्रिड में क्या होता है कि जैसे हमने अपने संविधान को 13 देशों से बनाया, वैसे ही हम और भी दस्तावेज जो कि मैं पीछे 3-4 साल से वो कर रहा हूँ, उस पर साझा करके हम ग्रिड एलिवेशन पे काम करने जा रहे हैं। इसका संचालन इस तरीके से कि हम ब्लॉक लेवल से, धरातल से, ग्रास रूट लेवल पर हम काम करना शुरू करेंगे। हम एक नई टीम के साथ उतरने वाले, और प्लस जिस आर के पुरम की बात कर रहे हैं उसको सशक्त करने के लिए उसकी महिमा मंडली मैडम प्रियंका सिंह बहुत मतलब एक उम्दा काम कर रही हैं, और उनके साथ आने वाले समय में काम करने का मौका भी मिलेगा और उनके साथ विचार साझा करने का भी मौका मिलेगा। सिर्फ आर के पुरम ही नहीं, नई दिल्ली के हर एक प्रांत में आप कांग्रेस को रिवोक और रीराइज करते हुए देखेंगे। और ये रीराइज इज़ नॉट ओनली अ वर्ड, आप उसको आर्टिकुलेट करते हुए देखेंगे, उसके विभिन्न लेयरिंग से आप उसमें एक बैलेंस लाते हुए देखेंगे। और सबसे अहम जो नीति मैं अपनाने जा रहा हूँ वो ये है कि ये जो झूठ के सिरमौर कुछ 15-20 सवाल से ज़्यादा नहीं है। एक तो एक गांधी वाला है, एक नेपोटिज्म, ऐसे करते आप लिस्ट डाउन करेंगे 15 सवाल हैं। उस 15 सवाल को हमारी कांग्रेस की,
हमारा एक एक कार्यकर्ता आने वाले 2 महीने में दिल्ली में एड्रेस करना शुरू कर देगा। सवाल इस बात का घटनाक्रम कहाँ बदलती है, जब आप वैचारिक तौर पे मेरे पे हावी होने लगते हो और जब मेरे को उसके साझा सवाल और जवाब पता है तो मैं उसका काउंटर बैलेंस कर सकता हूं। और यही एक अवेयर्ड सिटीजन की नैतिक जिम्मेदारी है, जो कि कांग्रेस से शुरुआत होगी और उसके बाद उन सारे भाइयों तक पहुंचेगी जो किसी भी पोलराइजेशन या किसी भी मोमेंट का हिस्सा है। लेकिन सच जानना सबसे पहला एक प्रारंभिक हक है हमारा, और वो हमें कोई नहीं छीन सकता। इस 15 विषयों पे जब उनके पास कंटेंट बन जाएगा, फिर हम एक कैंप ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे जो ग्रिड पे काम करेगा। उस कैंप ट्रेनिंग प्रोग्राम में उन्हीं लोगों से जिनको ये ट्रेनिंग दी जा रही है, उनसे ट्रेनिंग दिलवाया जाए कि जनता को आप एड्रेस करिए कि जनता के अंदर क्या गारंटियां हैं। वो जो 22 इंच का, 23 इंच का, 24 इंच का जो शीशे वाला जो चीज़ जिसको टीवी कहते हैं, उसके द्वारा क्या ये किया जा रहा है, इडियट बॉक्स जैसे बोल दिया गया, या ये एक मिसगाइडिंग कू है। और आज तो ये आपको देश में ये पराधीनता ला रहा है, कल को आप एक ऐसे विकृत मानसिकता के शिकार हो जाएंगे। देखते थे आप, ये बताइए कि आपके बॉडी का मैं एक अंदर की एक मैपिंग करूं और उसके बाद मैं कुछ न्यूज़ चैनल लगा दूं, आपकी बॉडी की क्रोनोलॉजी बिगड़ना शुरू हो जाएगी, आपकी फेफड़े, आपकी हृदय कोशिका, आपकी रक्तचाप, इसमें एक तेजी आ जाएगी। ये क्या है? एवेंजर्स देख रहे हैं हम लोग? नहीं, क्या देख रहे हैं? तो बस कुल मिला ये है, इसको एक चलता फिरता एक मैकेनिज्म। कुछ ऐसे भी महापुरुष हैं जो ये बोलते हैं कि 200 रुपए का जब तेल हो जाए तब भी हम लेंगे, मोदी जी ले रहे हैं। तो उसमें फिर मैं वो कहूँगा कि ऐसे फिर 2 पेट्रोल पंप बनाए जाएं, एक में 200 रुपये कर दिया जाए और एक में जो बैरल के हिसाब से जो अनुमानित तेल है वो कर दिया जाए, जो फिर देखते हैं कि भक्ति क्या है क्या नहीं है। चलिए सर, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके काम और आपके भविष्य के लिए। तो ये थे हमारे साथ सागर श्रीवास्तव जी, जो कि नई दिल्ली जिला से कांग्रेस के नवनियुक्त उपाध्यक्ष हैं। मैं राजेश तंवर, कैमरामैन दिनेश के साथ, दिल्ली दस्तक के लिए।